नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत परमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो भारत सहित वैश्विक स्तर पर बड़े लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है कैंसर। तो कैंसर कैसे होता है, कैंसर होने का मुख्य कारण क्या है, कैंसर के लक्षण क्या है, कैंसर का निदान कैसे कर सकते हैं और कैंसर के लिए अपनाई जाने वाली थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट क्या है। तो कैंसर के बारे में एक संपूर्ण जानकारी और एक अच्छे से समझ विकसित करना, मुझे लगता है कि मैं आज प्रयास करूंगा कि इन सिंगल शॉट यानी कि आपके इस खास सेशन में कैंसर को अच्छी तरीके से कवर करूं, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेडिसिन वो डिसीज पढ़ते हैं, चाहे फिर वो बायोलॉजी के पर्पज से पढ़ते हो या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से पढ़ते हो या फिर जो भी उनका अदर पर्पज हो, कैंसर के बारे में आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आशा करता हूं कि आपके पास पेन और पेपर या फिर कॉपी साथ में लेके बैठना, क्योंकि कैंसर के बारे में मैं जो भी सारी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा वो कंठस्थ और गुणवत्तापूर्ण होगी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा किफायती और फायदेमंद होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीमारी का नाम लेते हैं। तो ये है कैंसर, जो एक बड़ी गंभीर बीमारी है। तो कैंसर क्या है? कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो होती है कोशिकाओं के अनियंत्रित बढ़ने से तथा असामान्य असामान्य कोशिका विभाजन से तो ये थी एक सिंपल सी या फिर साधारण तरीके की एक परिभाषा। तो कैंसर क्या है? तो कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो होती है कोशिकाओं के अनियंत्रित बढ़ने से तथा असामान्य कोशिका विभाजन से। अब मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे हैं या फिर उनके मन में एक डाउट है, तो कोशिका क्या है, तो मैं आपको बताऊं। कोशिका यानी कि सेल, जितनी भी इस पृथ्वी पर लिविंग बींग्स हैं या हमारे एनवायरमेंट में जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो मानव हो, कोई कीट हो या कोई जंगली जानवर हो या फिर एवरीथिंग जो जीवित है, लिविंग बींग्स है, उनका शरीर जो होता है वो सेल का बना होता है। सेल जो होती है हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एक संरचनात्मक इकाई है, जिससे पूरी एक बॉडी या फिर एक शरीर का विकास होता है। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं या जीवित चीजें हैं, चाहे वो मानव हो, कोई जीव जंतु हो, जंगली जानवर हो, कीट हो, जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे एनवायरमेंट में, सबका जो शरीर होता है वो बना होता है सेल यानी कि कोशिका का। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई है। सेल सबसे छोटी यूनिट है। जब कई सारे सेल्स आपस में बनते हैं या मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, जिसे बोलते हैं ऊतक। तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एक संरचनात्मक इकाई जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है वो है सेल यानी कि कोशिका। जब कई सारी कोशिकाएं आपस में बनती हैं या मिलती हैं तो उनसे बनते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक। आपस में ऊतक के मिलने से बनते हैं मसल्स, मसल्स के आपस में मिलने से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के आपस में मिलने से बनती है एक कंप्लीट पूरी बॉडी। मानव शरीर की जो संरचना है या फिर किसी भी जीव जंतु की शरीर की जो संरचना है उसमें सबसे मेन भूमिका होती है सेल की। कई सारे सेल बनके बनाते हैं टिश्यूज, जिन्हें बोलते हैं ऊतक। उनके मिलने से बनता है मसल्स यानी कि
मांसपेशियां और उनके आपस में मिलने बनते ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे शारीरिक अंग हैं, जैसे कि दिल है, हमारे किडनी है, फेफड़े हैं, ये सारी चीजें, और उनके आपस में मिलने से कंप्लीट बनती है एक बॉडी। तो बेसिकली यही है कि कोशिकाओं के अनियंत्रित बढ़ने से तथा असामान्य कोशिकाओं के विभाजन से लगातार नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता रहता है, परंतु ये होता है एक नियंत्रण में। जब यही कोशिकाओं का निर्माण अनियंत्रित हो जाता है और इनका जो सेल डिवीजन है, कोशिकाओं का विभाजन है, वो अनियंत्रित हो जाता है, तो स्थिति बनती है कैंसर की। तो कोशिका के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का मतलब ये था कि कोशिकाओं के बारे में आप कंफ्यूज ना हो। तो कैंसर जो है, कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो होती है कोशिकाओं के अनियंत्रित बढ़ने से तथा असामान्य कोशिकाओं के विभाजन से। अब कोशिका क्या है, मैंने आपको यहाँ समझा दी। जितनी भी नई कोशिकाएं वो पूर्व की कोशिकाओं से विभाजित होती हैं और उन्हीं नई कोशिकाओं का निर्माण लगातार उन्हीं से होता रहता है। जब वही नई कोशिकाओं का निर्माण जो है अनियंत्रित हो जाता है किसी कारण से, या फिर उनका जो डिवीजन है, सेल डिवीजन है, वो अनकंट्रोल हो जाता है, तो फिर कैंसर जैसी स्थिति बन जाती है। अब वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है, अनकंट्रोल जो फॉर्मेशन ऑफ सेल्स है, वो क्यों है, ये हम आगे देखेंगे। धैर्य रखिए, सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो होती है कोशिकाओं के अनियंत्रित बढ़ने से तथा असामान्य कोशिकाओं के विभाजन से। कैंसर जो है, कैंसर शरीर के किसी भी अंग में तथा कैंसर शरीर के किसी भी अंग में तथा किसी भी कोशिका में हो सकता है। उसी के आधार पर उस कैंसर का नाम लिखा जाता है, या फिर किस टाइप का जो कैंसर है, किस प्रकार का कैंसर है। तो जिस प्रकार की कोशिका में वो कैंसर हुआ है या किसी भी प्रकार के अंग में वो कैंसर हुआ है, उसी के आधार पर उस कैंसर का नाम दिया जाता है। कैंसर का नाम और कैंसर का प्रकार डिपेंड करता है कि वो शरीर के किस अंग में और किस प्रकार की कोशिका में हुआ है। जब कैंसर वाली कोशिकाएं शरीर के किसी अंग में या शरीर के किसी भी हिस्से में अन्य कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं या फिर किसी अन्य टिश्यू को यानी कि ऊतक को संक्रमित करती हैं, इसे बोलते हैं कैंसर फैलने की प्रक्रिया। तो जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वो एक अंग से दूसरे अंग तक या फिर दूसरे अंग से किसी अन्य अंग तक फैलती हैं, और उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं और उनके ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको प्रभावित करने वाला जो कारक है, तो उनके बीच में जो पूरी प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये एक पूरी प्रोसेस है मेटास्टेसिस। कैंसर कोशिकाओं का किसी दूसरे अंग में फैलना, वहाँ की जितनी भी आसपास की जो कोशिकाएं हैं, उनके जो ऊतक हैं, उनको प्रभावित करना, संक्रमित करना और कैंसर को फैलाना, पूरे जो प्रोसेस है वो कहलाता है मेटास्टेसिस। तो मुझे लगता है कि कैंसर का एक छोटा सा डेफिनेशन और हमने जो बीच में सेल को समझा, जिससे कोशिका की जो संरचना है उसको समझ में आए और कैसे एक शरीर का निर्माण होता है और कैसे कैंसर का नाम और कैंसर का प्रकार जो है पता किया जाता है किसी भी अंग में और किसी भी प्रकार की कोशिका में कैंसर के फैलने से। और कैंसर फैलने का और उसके आसपास की जो कोशिकाएं और टिश्यूज को प्रभावित करने का जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है मेटासिस। अब कैंसर होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है जो हमारी कोशिकाएं होती हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और उन्हीं कोशिकाओं में आगे चल के जब विभाजन होता है तो नई सेल्स बनती हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर एक कंप्लीट बॉडी के संरचनात्मक विकास होता है, और ये प्रोसेस जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो कोशिकाओं का जो सेंट्रल एरिया होता है, केंद्रीय भाग होता है, उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस। तो कोशिकाओं का जो केंद्रीय भाग होता है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। तो बेसिकली ये है सेल। सेल के सेंटर में या केंद्रीय भाग में पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं केंद्रक।
और केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। ये है आनुवांशिक पदार्थ। मुझे लगता है कि आपको सामान्य जानकारी होगी, और नहीं है तो मैं इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैंसर का जो मुख्य कारण है तो वो है हमारी जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनके बीच में जो न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है उसमें पाया जाता है डीएनए। उसमें क्या आता है? डीएनए प्रेजेंट रहता है, जिसे बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। जब किसी कारण से हमारा जो कोशिका है उसके केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए उसकी संरचना में बदलाव होता है। तो जब बदलाव होता है तो कोशिकाओं का जो निर्माण है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, और कोशिकाओं का जो विभाजन है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कोशिकाओं के केंद्रीय भाग में केंद्रक में जो डीएनए होता है, जब उसमें किसी कारण से डीएनए की संरचना में बदलाव होता है यानी कि परिवर्तन, जिसे बोलते हैं म्यूटेशन। तो कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए है आनुवांशिक पदार्थ है उसमें जब किसी कारण से डीएनए में परिवर्तन देखने को मिलता है यानी कि म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो कोशिकाओं का जो विभाजन है कोशिकाओं का विभाजन और कोशिकाओं का निर्माण, ये दोनों चीजें प्रभावित हो जाती हैं। ये दोनों चीजें प्रभावित हो जाती हैं, जिसके कारण फिर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और उनका जो असामान्य विभाजन है वो भी बढ़ जाता है, जिससे क्या बनता है? कैंसर। तो बेसिकली कोशिकाओं का विभाजन और कोशिकाओं का निर्माण प्रभावित होता है डीएनए में म्यूटेशन आने से, जिससे ये दोनों चीजें प्रभावित होती हैं और बड़े पैमाने पर कोशिका लगातार बढ़ती रहती हैं और गांठ जैसी संरचना बन जाती है, जिसे बोलते हैं ट्यूमर। जिसे बोलते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर की स्थिति बेसिकली ये है आपकी। तो ये जो मुख्य कारण है कैंसर का, ये है डीएनए के म्यूटेशन में। डीएनए में परिवर्तन होता है जिससे कोशिकाओं का जो नियंत्रित विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, फिर अनियंत्रित विकास होता है, अनियंत्रित बढ़ने लगती है, असामान्य विभाजन होने लगता है, जिससे गांठ जैसी संरचना बन जाती है, जिसे बोलते हैं ट्यूमर। और ये है कैंसर का मुख्य कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आती है एक मेन इंपोर्टेंट थिंग इस टॉपिक की, कि कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है डीएनए की संरचना में परिवर्तन। पर डीएनए की संरचना में परिवर्तन आता क्यों है और आता कैसे है, ये है सबसे मेन इंपोर्टेंट थिंग। अब देखते हैं कि डीएनए की संरचना में जो परिवर्तन आता है जिससे कैंसर जैसी एक बड़ी और गंभीर बीमारी मानव शरीर में पनपती है या फैलती है, तो वो परिवर्तन आता कैसे है। तो परिवर्तन के कारण, एक है खराब जीवन शैली। आप लोग बस पढ़ते चलना, समझते चलना और लिखते चलना, सारी चीजें आपको सामान्य भाषा में मैं समझा रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहता है कि आपको एक लेक्चर या फिर आज का लेक्चर जो है कुछ बड़ा हो सकता है, बट आप ये मत सोचना कि इतना बड़ा वीडियो देख के क्या करेंगे। मुझे लगता है कि आप ये वाला वीडियो देखने के बाद में कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आपको मैं कैंसर इतना कंठस्थ या अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपको इसके सिनॉप्सिस या फिर इस वीडियो के अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खराब जीवन शैली, थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीजें समझ में आएंगी। खराब जीवन शैली में मुख्य कारण है शराब का सेवन, धूम्रपान, तंबाकू, तंबाकू का सेवन, खराब जीवन शैली में शराब का सेवन जिससे बड़े पैमाने पर लीवर जैसा कैंसर पनपता है। धूम्रपान से गले का, मुंह का, फेफड़े का कैंसर बनता है। तंबाकू के सेवन से भी गले का, मुंह का और फेफड़ों का कैंसर बनता है। दूसरा, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, योग यानी कि योगा का ना होना, आप लोग पढ़ते चलना, देखते चलना, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो खराब जीवन शैली में कई सारे कारण हैं, जैसे कि शराब का सेवन करना, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, व्यायाम या फिर योग का ना होना, स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देना,
स्ट्रीट फूड मतलब हमारे यहाँ का जो भी फूड मार्केट होता है, जहाँ चौपाटी जैसी बड़ी जगह होती है जहाँ तला हुआ खाना मिलता है, उससे भी बड़े पैमाने पर बॉडी में चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और चर्बी बढ़ जाती है तो कई सारे प्रकार का कैंसर उसका भी खतरा बनता है। तो स्ट्रीट फूड का बड़ा प्रचलन है। खराब जीवन शैली में शराब का सेवन हो गया, धूम्रपान हो गया, तंबाकू का सेवन हो गया, व्यायाम या फिर योग का ना होना स्ट्रीट फूड हो गया। एक और लगते हैं संतुलित आहार का ना होना, जिसे बोलते हैं अनबैलेंस डाइट। असंतुलित लिखते हैं, असंतुलित आहार आदि। यह है पहला खराब जीवन शैली। दूसरा है पर्यावरण पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल केसेस, जिसमें पहला है पॉल्यूशन, वायु व जल प्रदूषण। जब हमारे यहाँ की जो एयर कंडीशन है वो अच्छी नहीं होगी, हमारे द्वारा जो जल का सेवन किया जा रहा है, हम अपने खानों में या पीने के लिए जो भी जल का उपयोग करते हैं, अगर वो जल प्रदूषित है पहले से ही, तो वो हमारे लिए कई सारे कैंसर का कारण बनेगा। तो पर्यावरणीय कारक में देखेंगे वायु व जल प्रदूषण। दूसरा रासायनिक पदार्थ। अब रासायनिक पदार्थ क्या है, तो मैंने आपको बताया था एक एग्रीकल्चर वाले पार्ट में कि जब हरित क्रांति जैसा स्टेप हमारे भारत में उठाया गया था एग्रीकल्चर के फील्ड में एक बड़ा सुधारात्मक कार्य करने के लिए, तो बड़े पैमाने पर आज फसलों को बढ़ावा देने के लिए या फिर उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खरपतवारनाशी का फसलों में उनको वृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वही रासायनिक जो तत्व है वो कहीं ना कहीं हमारे खाद्य सामग्री में आ गए हैं और खाद्य सामग्री को हम जब कंज्यूम करते हैं तो वो जो रासायनिक पदार्थ है वो हमारे शरीर में भी जमा हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इससे बड़े पैमाने पर हमें नुकसान होता है। तो वायु व जल प्रदूषण हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गए। तीसरा लिखते हैं अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारक परिवार में पहले से चले आ रहे हैं। चले आ रही कैंसर जैसी समस्या। अब इस लाइन का मतलब क्या है, तो अनुवांशिक कारक यानी कि परिवार में पहले से चले आ रही किसी कैंसरी समस्या। तो इस लाइन का सामान्य सा इतना उद्देश्य है या इतना मतलब है कि अगर किसी भी फैमिली के किसी भी जनरेशन में, चाहे वो उनके ग्रैंडफादर हो या फादर हो या फिर कोई अन्य सदस्य जो उस परिवार के मेन परिवार की संरचना से जुड़ा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कैंसर अगर है तो वो कैंसर उसके बेसिकली जीन के परिवर्तन से हुआ है। तो जब उसके जीन में वो कैंसर का सिम्टम पाया जाएगा तो अनुवांशिक तौर पर आने वाली पीढ़ियों में भी कैंसर के कहीं ना कहीं सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अनुवांशिक कारक का मतलब यही है कि जैसे कि हम लोग हैं, हमारे दादा हो, पापा हो, उनके बड़े दादा हो, तो उनमें से अगर किसी को कैंसर रहा है लंबे समय तक या उसका कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट या इलाज नहीं हुआ है, तो उनके जीन के माध्यम से दूसरी या तीसरी या फिर हमारी वाली पीढ़ी में अगर किसी कारण का सिम्टम्स आ गया उनके डीएनए में, तो बेसिकली किसी भी परिवार के सदस्य में कैंसर वापस से आ सकता है, इसकी पूरी संभावना रहती है। तो यही होता है अनुवांशिक कारक कि परिवार में पहले से चले आ रहा है किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है तो उसके डीएनए के माध्यम से हमारी जनरेशन में भी क्या होता है, कैंसर आने के सिम्टम्स होते हैं। तो यह है अनुवांशिक कारक। और फोर्थ है हमारा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। आपने सुना होगा कि पोलियो क्या बोलते हैं, पीलिया के प्रकार होते हैं जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी और सी जब बढ़ जाता है तो लीवर जैसे कैंसर की समस्या बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस बी और सी की समस्या जब बढ़ जाती है शरीर में तो लीवर जैसा कैंसर का जन्म मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो परिवर्तन के कारण है बेसिकली वो है खराब जीवन शैली, जैसे शराब का सेवन, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, व्यायाम या योग का ना होना, असंतुलित आहार होना। दूसरा पर्यावरणीय कारक में देखा हमने वायु व जल प्रदूषण, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग जो हो रहा है फूड चेन में। दूसरा अनुवांशिक कारक
परिवार में किसी व्यक्ति को पहले कभी कैंसर रहा तो उसके डीएनए के माध्यम से हमारी पीढ़ी में कैंसर आने की संभावना बनी रहती है। हेपेटाइटिस बी और सी के माध्यम से लीवर कैंसर का बड़ा बना रहना। और एक कारक और प्रमुख है, वो है सूर्य के प्रकाश से संपर्क। सूर्य के प्रकाश से संपर्क ये एक प्रमुख है, जिससे बनता है त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर। तो त्वचा का कैंसर या फिर स्किन कैंसर कैसे होता है? तो जो भी व्यक्ति खुले आसमान में धूप के नीचे, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, ईंटों के जो भट्टे होते हैं जहाँ बड़े पैमाने पर ईंटों का निर्माण होता है, ईंटों को पकाने का काम किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र सामान्यतः खुले क्षेत्र रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी किसान होते हैं, श्रमिक होते हैं, जो भी लोग खुले में धूप के संपर्क में काम करते हैं खुले आसमान में, ऐसे लोगों की स्किन जो है अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रभावित होती है और उनको आने वाले समय में स्किन कैंसर या त्वचा का कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो स्किन कैंसर के देखे गए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आज ही प्राथमिक कार्यों पर डिपेंड है। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण या फिर प्राथमिक कार्यों पर डिपेंड होने के कारण सीधी बात यह है कि किसान, मजदूर, जो भी श्रमिक, चाहे ईंटों के भट्टों पर काम करें, खेतों में काम करें, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ खुले मैदान में काम करना पड़ रहा है, धूप के संपर्क में ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में भारत में त्वचा के कैंसर या स्किन कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो जो डीएनए में परिवर्तन आता है जिससे कैंसर होता है, तो उसका जो कारण है वो है खराब जीवन शैली, पर्यावरणीय कारक में ये दो देखे, अनुवांशिक कारक और हेपेटाइटिस बी और सी की मात्रा बढ़ जाना, जैसे लीवर कैंसर बढ़ेगा, और धूप के संपर्क में लगातार बने रहने से स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर होता है। अब हम देखते हैं कैंसर के प्रकार, टाइप ऑफ कैंसर्स, क्या क्या प्रकार हैं उनके और उनके माध्यम से कौन कौन से कैंसर मानव शरीर में देखने को मिलते हैं। कई सारी चीजें देखते हैं। इसे बोलते हैं टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के प्रकार। पहला है कार्सिनोमा। पहला जो टाइप है कैंसर का वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा प्रकार का जो कैंसर है वो होता है त्वचा में, फेफड़ों में, त्वचा में और फेफड़ों में। जो जिस प्रकार का जो कैंसर होता है उसे बोलते हैं कार्सिनोमा। दूसरा है सार्कोमा। सार्कोमा हड्डियों में और मांसपेशियों में होने वाला कैंसर है। हड्डियों व मांसपेशियों में, हड्डियों व मांसपेशियों में होने वाला जो कैंसर का जो प्रकार है वो है सार्कोमा। तीसरा है ल्यूकेमिया। त्वचा कैंसर, त्वचा व नहीं, एक मिनट, ल्यूकेमिया जो है रक्त व अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा हमारे शरीर की एक वो संरचना है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जहां से रक्त का निर्माण होता है उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होती है? हमारी शरीर की जितनी भी हड्डियां होती है उनके अंदर का जो खोखला भाग होता है उसके अंदर एक जालीनुमा संरचना होती है जिससे लगातार ब्लड का फॉर्मेशन यानी कि रक्त का निर्माण होता है, तो उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा तो रक्त व अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं ब्लड कैंसर, तो बेसिकली वो है ल्यूकेमिया। तीन हो गए। कार्सिनोमा त्वचा में, कार्सिनोमा कैंसर जो त्वचा में और फेफड़ों में होता है। सार्कोमा हड्डियों व मांसपेशियों का कैंसर है। और ल्यूकेमिया है रक्त व अस्थि मज्जा का कैंसर। एक है मायोमा। मायोमा जो है वो है प्लाज्मा कैंसर। हमारे जो रक्त होता है वो बेसिकली दो हिस्सों में बटा होता है।
50 से 55% जो हिस्सा होता है वो होता है प्लाज्मा का, और बाकी का जो हिस्सा होता है 40 से 45% का वो होता है हमारा ब्लड कार्पल्स। तो रक्त जो होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है हमारे शरीर में। एक होता है प्लाज्मा जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने की क्षमता होती है। तो शरीर को जितने भी रोग होते हैं, बाह्य रोग होते हैं, उनसे बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बेसिकली पाई जाती है प्लाज्मा में। तो जब प्लाज्मा प्रभावित होता है या प्लाज्मा में किसी प्रकार का कैंसर देखने को मिलता है तो उसे बोलते हैं मायोमा। तो मायोमा जो है प्लाज्मा कैंसर है। और एक प्रकार का कैंसर और है, वो मुझे फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा। तो कार्सिनोमा जो हो गया त्वचा में, फेफड़ों में हो गया, सैक्रोमा हो गया हड्डी व मांसपेशियों में, ल्यूकेमिया हो गया रक्त व अस्थि मज्जा में, और मायोमा जो है प्लाज्मा प्रकार का कैंसर है जिससे हमारा रक्त जो जिससे हमारा सामान्यतः क्या बोलते हैं कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। एक है से इम्यूनो कैंसर, यूमेनी क्या, आई थिंक, एक मिनट माफी चाहता हूँ, ये है लिम्फोमा। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते वक्त सारा कंटेंट समझना पड़ता है, अच्छे से दिमाग में रखना पड़ता है, कई सारी चीज़ें निकल जाती हैं तो उसके लिए सॉरी। तो लिम्फोमा हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारे बॉडी में एक प्रकार की सेल्स पाई जाती है, इतना समझो पहले। हमारे बॉडी में एक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं हम लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स का जो काम है, जो मेन वर्क है उनका, वो है शरीर को बाह्य रोगों से बचाना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो निर्माण करती है वो होती है लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट सेल में किसी प्रकार का संक्रमण फैल जाता है या कैंसर फैल जाता है तो उसके द्वारा जो होने वाला कैंसर है वो होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा रोग प्रतिरोधक क्षमता का रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। तो लिम्फोसाइट सेल्स में किसी भी प्रकार का संक्रमण फैलना या जो भी समस्या हमें देखने को मिलती है तो वो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब वो प्रभावित होती है तो जिस टाइप का जो कैंसर होता है उसे बोलते हैं लिम्फोमा। और ये अच्छा एक मिनट सॉरी, ये माइलोमा होगा, जल्दी जल्दी में लिख लिया है बस, बाकी कुछ नहीं है। और जब भी कोई मात्रा की या स्पेलिंग की गलती होती है तो आप उसको नोटिस मत करो। मुझे लगता है कि टॉपिक में जो समझाया जा रहा है या हमें जो समझ विकसित करनी है अपने कॉन्सेप्ट को लेके, टॉपिक को लेके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी मात्रा को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइलोमा, तो ये है टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रकार। कार्सिनोमा त्वचा व फेफड़े में होता है, कार्सोमा हड्डी व मांसपेशियों का है, ल्यूकेमिया रक्त व अस्थि मज्जा का है, माइलोमा प्लाज्मा में होता है, और लिम्फोमा रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करने वाला या लिम्फोसाइट सेल में जो कैंसर होता है उसे बोलते हैं लिम्फोमा। आज के टाइम में भारत में सेकंड लार्जेस्ट जो केसेस हैं वो देखे जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के। जो महिलाएं होती हैं उनका जो गर्भ होता है उनमें किसी भी कारण से जब गठाने पड़ जाती हैं उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। 6 है जो इसमें सबसे, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कैंसर के प्रकार: कार्सिनोमा, सैक्रोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा और सर्वाइकल कैंसर। महिलाओं के गर्भ में जब गठाने पड़ जाती हैं और वो कैंसर का रूप ले लेती हैं तो उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। भारत में सेकंड लार्जेस्ट पेशेंट हैं हमारे सर्वाइकल कैंसर के। महिलाएं आज के टाइम में दो ही कैंसर से ज़्यादा प्रभावित हैं। एक है ब्रेस्ट कैंसर से, जब उनकी स्तन की कोशिकाएं, उनके टिश्यूज में किसी भी प्रकार का विकार आ जाता है तो जब ट्यूमर बनता है तो उसे बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, और जब किसी भी प्रकार की उनके गर्भ में गठाने बन जाती हैं तो उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। सबसे ज़्यादा भारत में सर्वाइकल कैंसर के से पीड़ित हैं महिलाएं, और वर्ल्ड में अगर इनकी स्थिति देखें तो भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि टाइप ऑफ कैंसर इसमें सफिशियंट है। बाकी का फिर किसी भी अंग या किसी कोशिका के प्रकार पर कई सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि लीवर कैंसर हो गया, किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया, कई सारे प्रकार हैं। जो मेन है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस जो देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो इतने कई सारे पर्याप्त हैं। तो अब हमने समझा है कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के मुख्य कारण क्या होते हैं, डीएनए का जो विकार है उनके जो मेन रीजंस थे वो उनको जाना, कैंसर कितने प्रकार का होता है, जो टाइप्स थे पूरे कैंसर के वो समझे हमने, जो मेन और प्रमुख थे। अब हमें ये देखना है कि कैंसर का जो इलाज है या फिर इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी थेरेपीज या कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हमारे इस कैंसर के बचाव में उपयोग किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें समझनी है। तो पहला है कैंसर से बचाव। प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, प्रिवेंशन टू कैंसर।
तो सबसे पहले हम उन थेरेपीज को देखेंगे जो हॉस्पिटलिटी या फिर हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के द्वारा या फिर लैब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौरान अपनाई जाती हैं, जिससे कैंसर से मानव जाति को बचाया जा सके। तो कैंसर से बचाव होगा तो उसमें जो पहला जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा कीमोथेरेपी। शायद आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो कैंसर प्रभावित कोशिकाएं हैं या फिर जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं जो कैंसर से प्रभावित हैं, तो उन विशेष पर दवाई के माध्यम से नियंत्रण पाना या फिर दवाई के माध्यम से कैंसर की कोशिकाएं और उनके ऊतकों को नष्ट करना, जो प्रोसेस कहलाती है या जो थेरेपी कहलाती है वो है कीमोथेरेपी। कैंसर कोशिकाएं व ऊतकों को दवाओं के माध्यम से नष्ट करना। तो कैंसर कोशिकाओं को व ऊतकों को दवाओं के माध्यम से नष्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो है कीमोथेरेपी। दूसरा है थेरेपी। नाम सुनने में सिंपल होगा बट बहुत बड़ा रोल है। जब कैंसर की कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास होता है और उनका अनियंत्रित या विभाजन होता है तो कई प्रकार से शरीर पर गांठें देखने को मिलती हैं। तो जो गांठों का निर्माण होता है कोशिकाओं के जमा होने से या फिर अनियंत्रित निर्माण से, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर। तो जब भी ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर कैंसर जो ट्यूमर के फॉर्म में होता है, चाहे वो माया या फिर जो हमारे ब्रेन में मुझे लगता है कि शायद से ब्रेन हेमरेज बोलते हैं उसको। तो जब ब्रेन में ट्यूमर होता है या फिर किसी महिला के ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया या शरीर के किसी भी कोशिकाओं में या किसी भी अंग में अगर ट्यूमर जैसी संरचना देखने को मिलती है, तो उस कैंसर प्रभावित ट्यूमर जैसी संरचना को मिटाने के लिए जो थेरेपी यूज की जाती है, बेसिकली वो थेरेपी के नाम से सिंपल है, तो ट्यूमर को मिटाना, ट्यूमर थेरेपी कहलाती है वो। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन थेरेपी ये एक ऐसी थेरेपी है शरीर के किसी भी अंग में, चाहे वहाँ कैंसर कोशिकाओं को निर्माण हो या फिर कैंसर ऊतक हो, तो उन पर बड़ी उच्च आवृत्ति में जो लेजर के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो जो कैंसर प्रभावित कोशिकाएं हैं और कैंसर प्रभावित अंग हैं या फिर कैंसर प्रभावित ऊतक हैं, उन पर एक उच्च आवृत्ति में यानी कि हाई हीटेड रेडियंस को डाला जाता है, जिससे उनको कैंसर प्रभावित कोशिका या फिर ऊतक है उनको नष्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है रेडिएशन थेरेपी में। कैंसर कोशिकाओं को उच्च विकिरण के माध्यम से नष्ट करना। तो ये था तीसरा प्रकार। फोर्थ है इम्यूनो रेडिएशन। यह एक फोर्थ टाइप का जिसे बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। मैंने आपको बताया था एक लिम्फोसाइट प्रकार का जो कैंसर था उसको, जिसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का नष्ट होकर कैंसर प्रभावित कोशिकाओं का या विकास या फिर निर्माण होता था, तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए ऐसे मेडिसिन का, ऐसे संतुलित आहार का, कुछ एक्सरसाइज, कुछ स्पेशली योग जैसे साधन को बताकर शरीर की अपनी स्वायत्त क्षमता का विकास करना है, जिससे शरीर स्वयं अपने आप में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करे और रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करे। तो ऐसे ही मेडिसिन का निर्माण करना और उनके द्वारा कैंसर को नष्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है इम्यूनो रेडिएशन थेरेपी। इम्यूनो रेडिएशन थेरेपी का उद्देश्य एक ही है कि शरीर को इतना सक्षम बनाना है, उसकी क्षमता का इतना विकास करना है कि वो खुद ही अपने से कैंसर कोशिकाओं, कैंसर ऊतकों को नष्ट कर सके। स्वयं कैंसर
कोशिकाओं को नष्ट करना है। और फिफ्थ है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब ये क्या है देखते हैं। पहले तो समझना पड़ेगा कि स्टेम सेल क्या है। हमारे शरीर में कुछ मूलभूत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं से अत्यधिक क्षमता वाली होती हैं और इनमें एक ऐसी क्षमता पाई जाती है कि ये स्वयं ही अपनी कोशिकाओं को ठीक कर सकती हैं, या इनमें किसी प्रकार का विकार समय के अनुसार आता है तो इनके पास इतनी क्षमता होती है कि ये अपनी कोशिकाओं को वापस से ठीक कर सकती हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को कैंसर वाली कोशिकाओं से, और जो कैंसर वाली ऊतक है उनकी कोशिकाओं से ट्रांसप्लांट करना या बदलना जिससे कैंसर को नष्ट किया जा सके, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी। तो स्टेम सेल्स का प्रयोग करके उनकी थेरेपी के द्वारा ट्रांसप्लांट करना जिससे सामान्य कैंसर की कोशिकाएं और उनके ऊतक वाली जो कोशिकाएं हैं उनको खत्म करने का जो प्रोसेस है उनको बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी। तो मुझे लगता है कि कैंसर के बचाव में जितनी भी थेरेपीज यूज की जा रही है वो आपको अच्छे समझ में आई होंगी। एक है कीमोथेरेपी जो कैंसर कोशिकाओं व ऊतकों को दवाओं के माध्यम से नष्ट करती है। एक है ट्यूमर थेरेपी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भूल गया। एक है ट्यूमर थेरेपी जिसमें कैंसर की जो गठाने पड़ जाती है शरीर पर, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में या फिर शरीर के किसी भी अंग में, तो उसको जो रिप्लेसमेंट करने का काम है वो है ट्यूमर थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी हाई रेटेड लेजर्स का उपयोग करके या उच्च विकिरण क्षमता का प्रयोग करके कोशिकाओं की कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना। तो कैंसर कोशिकाओं को उच्च विकिरण के माध्यम से नष्ट करने का जो प्रोसेस है वो है रेडिएशन थेरेपी। शरीर की क्षमताओं का इतना अच्छा विकास कर देना ताकि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना अच्छा सा विकसित हो जाए जिससे कैंसर की कोशिकाएं स्वयं ही नष्ट होने लग जाएं। उस पूरी सिस्टम को या प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनो रेडिएशन थेरेपी। मूलभूत कोशिकाओं के माध्यम से जिनकी क्षमता सामान्य कोशिकाओं से अधिक है उनका विकास करके या उनकी जगह जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनके स्थान पर स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांट करके जो थेरेपी की जाएगी वो कहलाएगी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी। ये कई सारे थेरेपीज हैं, ये और भी दो तीन कई छोटी मोटी थेरेपीज हैं जिनके माध्यम से कैंसर का एक अच्छा इलाज किया जा सकता है। हालांकि ये थेरेपी आज भी भारत में महंगी साबित हुई है। जो भी इन थेरेपीज का यूज करवा रहा है या कैंसर का जो ट्रीटमेंट करवा रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी मांग है पैसों की। तो कई सारे जो गरीब लोग हैं जो जिनके पास आर्थिक तंगी का शिकार है इन सारी थेरेपी से वंचित रह जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग कैंसर से मारे जाते हैं। कई सारे कारण है। तो मुझे लगता है कि कैंसर के बचाव में कीमोथेरेपी, एक है ट्यूमर थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट थेरेपी जो है वो सफिशियंट है। अब हम ऐसे बचाव को देखते हैं जिनमें हम जीवन शैली या फिर अपने जो रोजमर्रा का जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन करके हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा पूरा टॉपिक खत्म होगा। और मैं आशा करता हूँ कि कैंसर के बारे में जो भी आपको समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर कीजिए, या फिर सेशन आपको कैसा लगा आप इसके बारे में भी बताइए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन को आपके सामने ला सकूं। तो ये थे कैंसर से बचाव, प्रिवेंशन टू कैंसर। ये वो बचाव होते हैं जो हॉस्पिटल के माध्यम से या फिर ट्रीटमेंट के माध्यम से व्यक्ति को दिए जाएंगे और कैंसर से निदान पाया जाएगा, जिसमें हमने कीमोथेरेपी, ट्यूमर थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ट्रांसप्लांट वाला देखा, कई सारी चीजें थी। अब वो बचाव है जो हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करके कैंसर से बचा जा सकता है। तो उसे बोलेंगे घरेलू उपाय। तो पहला है शराब का सेवन नहीं, शराब का नियंत्रित सेवन लिखते हैं वो ज्यादा सही रहेगा। मुझे लगता है कि पीना ही नहीं चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। शराब का नियंत्रित सेवन, धूम्रपान, तंबाकू पर रोक। रोक का मतलब ये है कि मार्केट में रोक नहीं लगानी, हमें स्वयं से रोक लगानी है, हमें नहीं खानी चाहिए बस ऐसे। मार्केट में कौन रोक लगाएगा, टैक्स आता है बहुत सारा। शराब का नियंत्रण सेवन, धूम्रपान तंबाकू पर रोक, नियंत्रित आहार,
डेली सुबह उठ के व्यायाम या योग। शराब का नियंत्रित सेवन, धूम्रपान, तंबाकू का रोग, नियंत्रित आहार, व्यायाम व योग, जैविक कृषि को बढ़ावा देना। जैसे रासायनिक जो भी पदार्थ कृषि के क्षेत्र में यूज किए जाते हैं वो हमारे खाद्य चेन में ना आए और हमारे अंदर ना कंज्यूम हो, तो उनको रोकने के लिए जैविक कृषि को बढ़ावा। रासायनिक पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण। पर्यावरणीय जो प्रदूषक हैं, जो वायु प्रदूषण और हमारे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के जो कारण बने, उन पर नियंत्रण पाना। तो प्रदूषणों पर नियंत्रण। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्वच्छता। अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखो। स्वच्छता बनाए रखना। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक सफिशिएंट है। घरेलू उपाय में शराब, शराब का नियंत्रण सेवन करनी नहीं चाहिए बेसिकली। धूम्रपान, तंबाकू का रोग, नियंत्रित आहार लेना, संतुलित आहार लेना, ये भी हो सकता है। व्यायाम या योग करना, जैविक कृषि को बढ़ावा, रासायनिक पदार्थों का उपयोग पर नियंत्रण, प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है, स्वच्छता बनाए रखना है। मुझे लगता है कि ये आपको कैंसर वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा कि कैंसर क्या है, कैंसर होता क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है, डीएनए की संरचना में परिवर्तन होने के मुख्य कारण क्या है, उनको देखे। कैंसर कितने प्रकार का, उनको देखा। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल या फिर मेडिसिन के माध्यम से, उनकी थेरेपीज देखी। कैंसर को दैनिक जीवन में कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसके लिए घरेलू उपाय देखें। इस टॉपिक की एक मेन हेडिंग छूट गई है कि कैंसर के लक्षण, और इसी के साथ में ये टॉपिक पूरा सफिशिएंट गुणवत्तापूर्ण तरीके से फिनिश होगा। मुझे लगता है कि वो हेडिंग मुझे बीच में पढ़ानी चाहिए थी, मैं भूल गया, दिमाग में नहीं रहा मेरे, तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम एक आखिरी हेडिंग पढ़ेंगे इस टॉपिक की, और उसी हेडिंग के साथ में इस टॉपिक को खत्म करेंगे। और ये टॉपिक मुझे लगता है कि संपूर्णता के साथ में फिनिश होगा। तो एक हेडिंग और है, कैंसर के लक्षण, जो मुझे बीच में पढ़ानी चाहिए थी, भूल गया मैं। कैंसर के लक्षण है तो शरीर के किसी भी अंग पर अनियंत्रित तरीके से गठानों का निर्माण, कैसे लिखते हैं, शारीरिक अंगों पर। अगर आपके शरीर पर लगातार गठानों का निर्माण हो रहा है, या फिर पहले से कोई गठान है, उनकी संरचना में, उसके शेप में बदलाव देखने को मिल रहा है आपको, तो फिर समझ लो कि आपको कैंसर ऐसी शिकायत हो सकती है। और मैं चाहता हूँ कि कैंसर ऐसी आपको शिकायत ना हो, पर भी आपके शरीर पर किसी प्रकार की गठान है, गठान जैसी संरचना का निर्माण हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को जाके चेकअप कराओ। तो शारीरिक अंगों पर गठानों का निर्माण, त्वचा का रंग, त्वचा के रंग में परिवर्तन, जो बेसिकली ल्यूकेमिया यानी कि स्किन कैंसर था, त्वचा के रंग में परिवर्तन, जैसे कि पीला होना। तीसरा है बिना किसी कारण के वजन का घटना, वजन कम होना। लंबे समय से बना हुआ बुखार, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, या फिर बुखार का ठीक ना होना, कैंसर का एक लक्षण है ये। तो शारीरिक अंगों पर गठानों का निर्माण, त्वचा के रंग में परिवर्तन, जैसे कि शरीर का पीला पड़ना। हालांकि ये वो वाला पीला नहीं है जो उसमें पीलिया पड़ता है, नहीं वो नहीं, ये इसमें भी त्वचा कैंसर में भी शरीर हल्का पीला पड़ने लगता है। बिना किसी कारण के वजन कम होना। और फोर्थ है बुखार का ठीक ना होना।
पांचवा है मलमूत्र की क्रिया पर, मलमूत्र क्रिया में बदलाव। सैनिटेशन की जो प्रोसेस है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का एक बड़ा चीज देखने को मिलता है तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। तो मलमूत्र की क्रिया में बदलाव या फिर परिवर्तन। किसी भी कारण से अगर आपके शरीर से अनियंत्रित रक्त का स्राव हो रहा है, रक्त निकल रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ये भी कैंसर का एक लक्षण है। अनियंत्रित रक्तस्राव। सातवां है सूखी खांसी आना, लगातार सूखी खांसी आना और आपका जो बगलगम है उसमें ब्लड आना। और बगलगम में ब्लड आना यानी कि रक्त आना। और भी कई सारे लक्षण हैं। मुझे लगता है कि हमारे इस सेशन के अकॉर्डिंग जो भी सीरीज चीजें जानने थी, जो लक्षण जानने थे, वो इतने पर्याप्त हैं। शरीर अंगों का शारीरिक अंगों पर गठानों का निर्माण, त्वचा के रंग में परिवर्तन, बिना किसी वजह के कारण वजन कम होना, बुखार का ठीक ना होना, लंबे समय से अगर आपको बुखार है ठीक नहीं हो रहा है, मेडिसिन प्रभावी नहीं है, तो आपको एक डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। मलमूत्र की क्रिया में बदलाव या परिवर्तन, अनियंत्रित रक्तस्राव, लगातार सूखी खांसी और बगल में रक्त आना, ये लक्षण है कैंसर के। अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण नजर आते हैं और इसके अलावा कोई और लक्षण भी आपको असामान्य तौर पर अपने शरीर में देखने को मिलते हैं, तो आप तुरंत प्रिकॉशन के लिए डॉक्टर पर जाइए, अपना चेकअप कराइए। चाहे वो आपके क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें देखिए, या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप सुविधा लेने के लिए कैपेबल हैं तो उसमें जाइए। कोई भी घरेलू नुस्खा या इलाज करने की कोशिश फिलहाल मत करो, पहले डॉक्टर का जाके कंसल्ट करो, बीमारी को जानो, फिर उपाय करने की कोशिश की जा सकती है, फिलहाल नहीं। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में जो सिंगल शॉर्ट सेशन है, कैंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको इस वीडियो के अलावा दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इतना विश्वास मानो कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ अच्छे तरीके से, सही तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ाता हूँ। आपके 1 घंटे का या आधा घंटे का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, सारी चीजें याद करनी पड़ती है, दिमाग में समझनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, तब जाके व्हाइट बोर्ड पर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना आसान होता है क्योंकि वहाँ कोई भी टीचर का मतलब, मैं किसी टीचर का अपमान नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कोई भी टीचर का मतलब सिर्फ इतना समझो कि वहाँ सामान्य से एक टीचर है, वो नॉर्मल पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीपीटी में ऑलरेडी सारी चीजें लिखी हुई हैं। उनको सिर्फ एक पीपीटी चेक करनी है, इतना समझना है कि ये चीज इस टाइम पे बोलनी है और उसको टिक करते हुए आसानी से राइट लगाते हुए आपको पढ़ाना है। बट व्हाइट बोर्ड की, डिजिटल बोर्ड की तुलना में व्हाइट बोर्ड का जितने भी टीचर्स हैं, मैं नहीं, जो भी टीचर्स व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि आप जो भी मेरे वीडियोस देखते हो, आप उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। किसी भी प्रकार की शिकायत है, डाउट है, कमेंट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। जितने भी आप मेरी कमियों को निकाल के मेरे कमेंट्स में लिखोगे, मुझे उससे अच्छा लगेगा कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कैसे करूं। तो और अधिक इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने में मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मेरा बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, समझाने का तरीका, किसी प्रकार का एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज़ कमेंट। तो मुझे लगता है कि कैंसर का जो टॉपिक है वो सफिशिएंट है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।